नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है एएस स्टडीज टू बेटर के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ आयुष शर्मा और आज करने जा रहे हैं जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होने वाला है नायक सीरीज का। ठीक है, नायक 2.0 का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होने वाला है। और भाई इस प्रैक्टिस सेट को हम बिल्कुल मात्र 20 मिनट में ख़त्म कर देंगे या उससे पहले। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि मोहिनी अट्टम नृत्य में प्रयुक्त मुख्य ताल वाद्य कौन सा है। वो है इडिक्का। क्या है भाई? इडिक्का। इडिक्का एक वाद्य यंत्र है जो कि किस में यूज होता है? मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम किसका शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, देखो भाई महत्वपूर्ण तथ्य है, मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें भाव, लय, मुद्रा अत्यंत कोमल होती है। मुख्य ताल वाद्य यंत्र इडिक्का जो कंधे से लटकाकर बजाया जाता है, कंधे से लटकाकर। अन्य वाद्य यंत्र वीणा, मृदंगम, हारमोनियम, वायलिन है। मोहिनीअट्टम नृत्य यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में शामिल है भाई। उसके आगे चलेंगे, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में मुख्यालय है। अगर आप भाई ये पीडीएफ लेना चाहते हो, बिल्कुल प्रिंटेड पीडीएफ है और आप इसको बिल्कुल प्रिंट करवा सकते हो भाई। प्रिंट करवा के आसानी से आप कर सकते हो, वेरी इजी है और बहुत अच्छे से हमने नोट्स को मेंटेन किया है। नवीन शर्मा सर के जो प्रैक्टिस सेट है, सभी प्रैक्टिस सेट को करवाएंगे। बीच में हम थोड़ा बिजी हो चुके थे पर ये सीरीज दोबारा से शुरू कर दी है। जो भी इसको देखना चाहता है जरूर देखना। ठीक है भाई, ठीक है भाई। बैकग्राउंड नॉइस भी आपको सुन सकती है भाई, इतने पर्याप्त साधन नहीं है। सपोर्ट्स करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हो सकता है कि आपके सामने हम स्मार्ट बोर्ड के सामने भी खड़े हो जाएं। उसमें सिर्फ आपका प्यार चाहिए। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ भाई? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। और यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। भाई यूनेस्को का जो स्थापना है वह 16 नवंबर 1945 में हुई थी। भारत इसका सदस्य है। एक साल बाद 1940 में बना। भारत में 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 2022 तक का डाटा है और इसमें 42 अभी तक कितनी है? 42 है, पर एक और जुड़ी है जो कि कौन सी है? मुडियम। ठीक है, मुडियम जुड़ी है, ऐड हुई है। चलो भाई आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। कल्चरल हेरिटेज साइट कितनी है? कल्चरल है 34। कल्चरल कितनी है? 34। कल्चरल है 34 और नेचुरल है 7 और मिक्स्ड है 1। मिक्स्ड कितनी है भाई? 1 है। मिक्स्ड है 1 है। समझ में आ गई? आगे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मुख्यालय देखते हैं कि एडीबी, एशियन डेवलपमेंटल बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है। इलो, जनेवा। इलो का कितना है? जनेवा में। इलो का जनेवा, एलो जनेवा। ठीक है। आईएमएफ, ठीक है, आईएमएफ का वाशिंगटन। एससीओ, ठीक है, एससीओ क्या है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बीजिंग। यूनिसेफ का कहाँ है? न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का कहाँ है? न्यूयॉर्क। डब्ल्यूएचओ का जिनेवा। जिनेवा इलो का और डब्ल्यूएचओ का है। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। 1961 में हुई थी। ठीक है, कैसे याद रखोगे कि तुमने सर्वोच्च साहित्य में क्या कर दिया है? कुछ भी उपलब्धि प्राप्त कर ली है तो तुम्हारी एक साथ तुम्हारी पीठ थपथपाई जाएगी। तो ऐसे याद रखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में, 1961 में, 61 एक साथ। ठीक है, आगे है पहला पुरस्कार 1965 में दिया गया था। 1965 में दिया गया था। किसे दिया गया था? कर्वे को दिया गया था। ठीक है, गो एस कर्वे को दिया गया था। केवल भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य को दिया जाता है। 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं ना, 22 भाषाएं हैं, तो 22 भाषाओं में दिया जाता है यह पुरस्कार। सबसे पहले 1961 में शुरू हुआ था और सबसे पहले 1965 में दिया गया था। उसके बाद चलते हैं, अन्य पुरस्कार देख लेते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। क्या हुई थी? 54 में हुई थी। 1954 में हुई थी। 1954 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार की स्थापना हुई थी व्यास सम्मान की। ठीक है, व्यास
कब हुई थी? 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। कबीर सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लोक कलाकारों के लिए दिया जाता है। आगे चलेंगे कि भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे, भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे कौन सा है? वो है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे लंबाई 96 किलोमीटर की लंबाई है और पूरा हुआ था 2021 में, ये बनकर पूरा हो गया था। ठीक है, समझ में आई? आगे चलते हैं। पूरी तरह से 2021 में क्या हो गया था? चालू हो गया था। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। ठीक है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? दिल्ली मुंबई का। 14 लेन वाला कौन सा है? दिल्ली मेरठ का, 96 किलोमीटर लंबा। यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर लंबा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर लंबा है। उसके बाद चलेंगे कि महिला, क्वेश्चन नंबर 5, महिला साक्षरता में सबसे आगे कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? सबसे ज्यादा 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा साक्षरता किस केंद्र शासित प्रदेश की है? किस केंद्र शासित प्रदेश की महिलाएं सबसे पढ़ी लिखी हैं? लक्षद्वीप की महिलाएं सबसे पढ़ी लिखी हैं। यहाँ पर महिलाओं का साक्षरता दर 91.68% है। कितना है? 91.68% है। पुद्दुचेरी का, मैं उसके दूसरे बाद नाम आता है पुद्दुचेरी का, फिर चंडीगढ़ का, फिर दिल्ली का। भारत की महिला औसत साक्षरता दर 65.46 है। कितनी है? 65.46 है। डाटा याद रखना, 65.46 है, 65.46 है। ठीक है, रिपीट बार बार करोगे ना 65.46 और बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। 91.68 लक्षद्वीप का, लक्षद्वीप के बाद पुद्दुचेरी, फिर चंडीगढ़, फिर दिल्ली। समझ में आई? जो अपनी राजधानी है उसका नंबर तो कौन सा है भाई? उसका नंबर है चौथा। भारत की कुल साक्षरता दर पूछ लिया जाए तो 74.0% है। कुल साक्षरता 74.0। कितनी है कुल साक्षरता? 74.04। इसमें पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं? तो पुरुष हैं 82.14, महिलाएं हैं 65.46। महिलाएं कितने हैं? 65.46, पुरुष है 82.14। आगे चलेंगे। क्रिकेट पिच का मानक माप कितना होता है? जो क्रिकेट की पिच होती है उसका मानक माप कितना होता है वो याद रखना है। 22 गुणा में 10, 22 गज और 10 फीट, 22 गज और 10 फीट हो अगर है। कितना अगर है? 22 गज और 10 फीट इसका माप होता है। उसके बाद से चलेंगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। एक गज में 0.9144 मीटर होते हैं। ठीक है, अरे 22 गज में हम देखेंगे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20.11 3.5 मीटर लेंथ इंटू ब्रेथ है। इसकी लेंथ इतनी होती है, चौड़ाई इसकी इतनी होती है। ठीक है, गज में याद रखोगे 22 गज और 10 फीट, 22 गज और 10 फीट होती है। क्रिकेट स्टंप की ऊंचाई अगर आपसे पूछ ली जाए, क्रिकेट स्टंप की ऊंचाई तो 71.1 सेंटीमीटर या 28.5 इंच। 28.5 इंच समझ में आ गई? इंच में 28.5, अरे इसमें 71.1, दोनों याद रखो भाई। 28.5 और 71.1 बार बार रिपीट करो, याद होगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, गिल्लियां जो ये देखो ये होती है ना, यहाँ पे जो गिल्लियां धरी होती हैं ये होती हैं गिल्लियां, ये स्टंप के ऊपर रखी होती हैं। इनकी जो लंबाई होती है 9 इंच की लंबाई होती है। एक क्रिकेट बॉल की परिधि कितनी होती है? 224 से लेके 229 mm। ठीक है, 224 से लेके 229 तक है। आगे चलते हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, स्पीड में कर लो भाई। ठीक है भाई। वजन कितना होता है? गेंद का वजन कितना होता है? 155 से 163 ग्राम तक। 155 से 163 ग्राम तक क्या होता है? वजन होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7वां, डॉलर बाबू एक किताब है। डॉलर बाबू एक किताब है, किसकी है?
सुधा मूर्ति की कैसे याद रखेंगे कि किसी के पास डॉलर कब आएंगे तो वो आदमी जो शुद्ध होगा, मतलब सब श्रेष्ठ होगा, सदाचार मतलब उसमें सदाचार की भावना होगी, मतलब कहने का मतलब शुद्ध आदमी होगा, डॉलर भी उसके दौर आते हैं। पर वर्तमान में ऐसा नहीं होता। जो आदमी बहुत तेज होते हैं उनके पास ही ज़्यादा पैसा होता है, भले आदमी के पास पैसा नहीं होता है। तो सुधा मूर्ति ने किताब लिखी है डॉलर बाबू। कौन सी किताब लिखी है? डॉलर बाबू किताब लिखी है। अन्य लेखक देख लेते हैं। अन्य लेखकों की रचना है, सबसे पहला नाम आता है किरण देसाई का। किरण देसाई की एक फेमस किताब है इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस इनकी बहुत फेमस किताब है। वो यह इसको मैन बुकर प्राइज मिला था किरण देसाई को। किरण देसाई को मैन बुकर प्राइज 2006 में मिला था। उसके बाद है अरुंधति राय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अर्थात डॉक्टर एंड सेंट, द डॉक्टर एंड सेंट इनकी एक किताब है। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस और द डॉक्टर ऑफ सेंट, डॉक्टर एंड द सेंट और मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, या अरुंधति राय की किताब है भाई। ठीक है, आगे है अनुराधा राय। अनुराधा राय की किताब है स्लीपिंग ऑन जुपिटर। ठीक है, अनुराधा स्लीपिंग ऑन जुपिटर किसकी किताब है? अनुराधा राय की है। और इनकी द सर्कल ऑफ लाइफ और द फोल्डेड अर्थ है। सर्कल ऑफ लाइफ देखो, इसकी अनुराधा की कौन सी ग्रह से रिलेटेड है? अर्थ आ गई, अर्थ फोल्ड कर दी, स्लीप कर गया जुपिटर पे, इसी किताब है द सर्कल ऑफ लाइफ। तो एक किसकी किताब है? अनुराधा रॉय की किताब है। उसके बाद में सुधा मूर्ति के बारे में बात करते हैं कि डॉलर बाबू इनकी किताब है। और भाई वाइस एंड अदरवाइज, दो डॉलर बाबू कब बन सकते हैं? जब आदमी सूद होके सूद के साथ साथ वाइस होगा, ठीक है, और अदरवाइज होगा। ठीक है, द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क, द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क। ठीक है, मिल्क क्यों कर पिया करें? गिलास को सीधा करके, सीधा से याद रखो सुधा, सुधा। ठीक है, सीधा से याद रखो सुधा, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। और भाई ये सुधा मूर्ति, ये सुधा मूर्ति वाइफ हैं। किनकी वाइफ हैं? इन्फोसिस फाउंडेशन के चेयरपर्सन की क्या है? वाइफ हैं। इनका नाम आपको बताना है कमेंट में, इनका क्या नाम है वो कमेंट में आपको बता देना है। ठीक है, और इतने वीडियो जिन्होंने पसंद आ रही है ना, बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब, क्योंकि 22 मिनट में सब कुछ याद, 20 मिनट में फालतू टाइम नहीं, 2x पे तुम देख लेना, 10 मिनट में हो जाएगा। PDF लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नहीं मिल रहा है चैनल तो टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हो AS स्टडी स्टिमुलेटर, स्टिमुलेटर। ठीक है, देख लेना स्पेलिंग चैनल पे। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। उसके बाद है 8वां क्वेश्चन हमारा, 8वां, संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताइए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, संविधान की उद्देशिका प्रियम्बल के महत्वपूर्ण शब्द देख लेते हैं। सबसे पहले है यह सेवरीन, मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोशलिस्ट समाजवादी, सेकुलर पंथ निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, रिपब्लिक गणराज्य। उसके बाद बात करते हैं कि जो ये शब्द हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो शब्द हैं, और राष्ट्रकर्ता जैसे शब्द हैं, और समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जैसे जो शब्द हैं वे कब जोड़े गए? वे 42वें संविधान संशोधन है 1976 में जोड़े गए। कैसे याद रखेंगे कि 42वां संविधान संशोधन है 1976 में, 4 जमा 2 कितना आता है? 6 आता है, तो 1976 में जोड़े गए हैं। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की उद्देशिका में उल्लिखित नहीं है? इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं है। कौन कौन सी स्वतंत्रताएं शामिल हैं? विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, आस्था और उपासना है। ठीक है, इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं है। आगे चलते हैं, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष समाजवादी और पंथ निरपेक्ष भारत के संविधान में जोड़े गए थे? 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, ये शब्द जब जोड़े गए थे, समझ में आई? आगे चलते 11वां,
निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना का संविधान का भाग नहीं माना था? बेरूबारी केस में नहीं माना था, पर केशवानंद भारती वाद में माना था। तो ये बेरूबारी केस 1960 में हुआ था। कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, पर उसके बाद उसके 13 साल बाद 1960 के 13 साल बाद 1973 में केशवानंद भारती केस होता है और कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है। उसके बाद एक 1964 में सज्जन सिंह केस ने संशोधन शक्तियों को सही ठहराया था। संशोधन की जो शक्तियां हैं सज्जन सिंह केस ने ठीक बैठाया था। गोरखनाथ केस ने संसद मूल अधिकारों को संशोधित नहीं कर सकती। जो मूल अधिकार, जो मौलिक अधिकार है ना, वह मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में है? कमेंट करके बता दीजिए कौन से भाग में है। ठीक है, भाग 3 में। कौन से में? भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। समझ में आया? तो गोरखनाथ केस 1967 में हुआ था। गोरखनाथ केस 1967 में हुआ था और इसमें यह बात कही गई थी कि मूल अधिकारों में कोई चेंज नहीं। सज्जन सिंह संशोधन की शक्तियों को ठीक बताता है। केशवानंद भारती विवाद 1973 में और बेरूबाड़ी के विवाद हुआ था 1960 में। उसके बाद आगे चलते हैं। चैनल सब्सक्राइब करो भाई सब्सक्राइब दबा दो, घंटी भी दबा दो। 18वीं सदी के प्रारंभ में बंगाल के नवाबों की राजधानी निम्नलिखित में से क्या थी? बंगाल के नवाबों की राजधानी थी मुर्शिदाबाद। कौन सी थी? मुर्शिदाबाद थी बंगाल के नवाबों की राजधानी। ऐतिहासिक तथ्य देख लेते हैं। मुर्शिद कुली खां मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाता है। ठीक है, ब्रिटिश नियंत्रण के बाद राजधानी कलकत्ता में स्थानांतरित कर जाती है। ठीक है, यह टॉपिक आपका मॉडर्न हिस्ट्री के अंग्रेजों का बंगाल आधिपत्य से है। अगर थ्योरी भी आप साथ में करना चाहते हो तो कमेंट करके बता दीजिए। हम हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, उनमें से हम आपको थ्योरी भी पढ़ा देंगे अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से घटनाओं का कालक्रम बैठाना, सही कालक्रम बताना है। ठीक है, तो सही कालक्रम ये है कि ब्लैक होल त्रासदी, यह भी बंगाल अंग्रेजों का बंगाल अधिपत्य के टॉपिक के अंतर्गत आता है कि ब्लैक होल त्रासदी जिसे बोला जाता है काल कोठरी की त्रासदी 20 जून 1756 को होती है। बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764। मीर जाफर की मृत्यु 1765 जुलाई 1765। इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त 1765। इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त 1765 को होती है। ब्लैक होल 20 जून 1756, 23 अक्टूबर 17 बक्सर का युद्ध, जुलाई मीर जाफर की मृत्यु 1765 में, इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त 1765 में होती है। 16 अगस्त 1765 में होती है। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब भाई और बेल आइकन को दबा दीजिए। पीडीएफ लेना चाहते हो तो टेलीग्राम पे लिए मिल जाएगी, फ्री पीडीएफ आपको मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स में आपको सभी समझाएगा है। तो भाई चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, बार बार कहनी ना पड़े। उसके बाद है भाई पलासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला किस वाहन पर भागा था? भाई पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में और सिराजुद्दौला किस वाहन पर बैठकर भागा था? ऊंट पर भागा था। ठीक है, पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। सिराज युद्ध हारने के बाद ऊंट पर भागा था। बाद में पकड़कर मीरान द्वारा मारा गया। किसके द्वारा मार दिया गया था? मीरान द्वारा मार दिया गया था। मीरान ने उसकी हत्या कर दी थी, ऊंट पर पकड़ गया। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? मराठाओं ने सर्वाधिक अंग्रेजों का क्या किया था? विरोध किया था। मराठा 1775 से 1818 तक 3 युद्ध हुए। मराठा ने 1775 तक लेकर 1818 तक, ठीक है, 1818 तक कितने युद्ध लड़े? 3 युद्ध लड़े थे। राजपूत, ठीक है, राजपूता ने अंग्रेजा का विद्रोह 1805 से 1807 तक माना जाता। राजस्थानी रजवाड़े
उसके बाद सिखों के साथ संघर्ष 1845 से लेके 49 तक सिखों के साथ संघर्ष था और मुगलों के साथ 1857 की विद्रोह के समय औपचारिक रूप से समाप्त हो गया था। मुगलों के साथ अंग्रेजों का विद्रोह 1857 तक ही अंग्रेजों के साथ विद्रोह हुए, उसके बाद नहीं। मराठाओं के साथ 1775 से लेकर 1818 तक, राजस्थान के साथ राजस्थानी रजवाड़ों के साथ 1805 से 1807 तक, और सिखों के साथ 1845 से लेकर 49 तक, उसके बाद मुगलों तक 1857 तक ये संघर्ष होते रहे हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, 20 मिनट से ऊपर, कोई बात नहीं, पढ़ते रहो। K2 के बाद भारत की दूसरी ऊंची चोटी है कंचनजंगा, ऊंचाई है 8,598। 8,598 इसकी क्या है ऊंचाई। कंचनजंगा कहाँ है? कंचनजंगा है सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ पड़ती है? सिक्किम में पड़ती है। उसके आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य K2 जिसकी ऊंचाई 8,611 है। बताइए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर और K2 की 8,611। और बताइए कंचनजंगा की 8,598। कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा और विश्व का तीसरा ऊंचा पर्वत है। भारत के बाहर पाकिस्तान में गिलगित बाल्टिस्तान में जो K2 है, जिसका दूसरा नाम क्या है? गोडविन आइंस्टीन, जो कि गिलगित पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के अंदर। कंचनजंगा नेपाल में पड़ती है भाई, तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। अन्य विकल्पों की ऊंचाई देख लीजिए, जैसे कि नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, भारत में पूरी तरीके से स्थित है, 7816। अगर तिब्बत में एक ऊंची चोटी है जिसका नाम है सुडू थेम्पा, कहाँ पड़ती है? तिब्बत में पड़ती है सुडू थेम्पा। अगर डोडा बेटा चोटी किस पहाड़ी श्रृंखला के अंतर्गत आती है? यह आती है अन्नामलाई। ठीक है, अन्नामलाई, पर ये यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, हल इसमें गलती है, सॉरी, अन्नामलाई में नहीं, नीलगिरी पहाड़ियों के अंतर्गत आती है। नीलगिरी पहाड़ियों के अंतर्गत आती है। समझ में आया? डोडा बेटा तमिलनाडु की ऊंची चोटी है। नीलगिरी हिल्स ब्लू माउंटेन्स के अंतर्गत आती है, सॉरी, अन्नामलाई के अंतर्गत नहीं आती है। अन्नामलाई तमिलनाडु केरल सीमा पर है। अन्नामलाई की पहाड़ी तमिलनाडु और केरल पर, लेकिन डोडा बेटा वहाँ नहीं है। डोडा बेटा है ब्लू माउंटेन्स नीलगिरी की पहाड़ियों में। आगे चलते हैं राज्य व उनकी सबसे ऊंची चोटियाँ देखते हैं भाई। ठीक है, ऊंची चोटी उनकी देखेंगे कौन कौन सी ऊंची चोटी हैं। सबसे पहले तमिलनाडु की तुम्हें पढ़ ही ली, तमिलनाडु की डोडा बेटा है, जो कि ब्लू माउंटेन्स नीलगिरी पहाड़ियों के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद चलते हैं राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, अरावली पर्वतमाला में आती है। नागालैंड की कौन सी है? सारामती, क्या है? सारामती। मध्य प्रदेश की धूपगढ़ है। मध्य प्रदेश की कौन सी है? धूपगढ़ है। उसके बाद चलेंगे, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, देखते हैं कि जो नल्लामलाई की पहाड़ियां हैं तेलंगाना से जुड़ी हैं। नल्लामलाई की पहाड़ियां किससे? तेलंगाना से। अन्नामलाई की कहाँ है? अन्नामलाई की केरल प्लस तमिलनाडु में है। उसके बाद चलते हैं गढ़जट कहाँ पड़ती हैं? उड़ीसा में। मंडो महाराष्ट्र में और सेवराय तमिलनाडु में। सेवराय कहाँ है? तमिलनाडु में। मंडो महाराष्ट्र में, गढ़जट उड़ीसा में। शाबाश। आगे चलते हैं, 20वां क्वेश्चन आ गया है, सिडबी की स्थापना का किस उद्देश्य से हुई थी? सिडबी की फुल फॉर्म क्या है? उससे ही आपको पता चल जाएगा। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। यह लघु उद्योग को वित्त प्रदान करने हेतु इसकी स्थापना हुई थी। सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी। कौन से एक्ट के तहत? सिडबी एक्ट आया था 1989 में। ठीक है, सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज
जब शुरू होती है कैसी होती है, नवी 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 नवा नवा न, मतलब 89, और इसकी स्थापना पूर्ण रूप से 1 साल बाद 1990 में होगी थी। ठीक है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, 2 अप्रैल 1990 में। आगे है सिडबी की एक माइक्रो फाइनेंस योजना है जो कि है मुद्रा 2015 में शुरू हुई थी, 2015 में शुरू हुई थी। उसके अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबी की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत हुई थी? 1976। आरआरबी 1976, जो कर 42वां संविधान संशोधन भी 1976 में हुआ था ना, तो आरआरबी की स्थापना भी 1976 में ही हुई थी। सबसे पहली बात कब हुई थी? 1976 में ही हुई थी। पहला आरआरबी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में खोला था गांधी के जन्मदिन के टाइम पे 2 अक्टूबर 1975 में। समझ में आई? मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार। आरआरबी पर नियंत्रण किस किस का होता है? आरबीआई का होता है, नाबार्ड का होता है और प्रयोजक बैंक का होता है। आरबीआई, नाबार्ड और प्रयोजक बैंक का क्या होता है? उसके बाद चलते हैं एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? ठीक है, एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया की क्या है? 82 में। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है 82। ठीक है, 82। देखो, हम 82 चीज़ों को ना तो एक्सपोर्ट करते हैं ना इंपोर्ट करते हैं, ऐसे याद रखो, या फिर एग्जिम से याद रखो। एग्जिम को एग्जिम ना पढ़ो, एग्जिट कर दो। 82 चीज़ों को क्या करते हैं? हम एग्जिट कर देते हैं। तो एग्जिम बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। मुख्यालय इसका बम्बई में है। ठीक है, बम्बई में है। पहला अध्यक्ष कौन था? एग्जिम बैंक का पहला अध्यक्ष था वसंत साठे। चैनल कर लो सब्सक्राइब, हो जाना चाहिए सब्सक्राइब। पीडीएफ लेना चाहते हो तो टेलीग्राम पे मिलेगी भाई, बेल आइकन को भी दबा लेना। उसके बाद है मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या है? उसकी है वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट है वेबर। उसके बाद बात करते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र गुणा में जितना क्षेत्रफल है, मतलब कि कितने एरिया पे कितना चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, आगे इसकी एसआई यूनिट क्या है? वेबर। अन्य इकाइयाँ देख लेते हैं कि फैराड किसकी एसआई यूनिट है? कैपेसिटेंस की, धारिता की क्या है? फैराड। हेनरी किसकी है? इंडक्टेंस की। पास्कल किसकी है? प्रेशर की। एक मिश्र धातु किस प्रकार का विलयन होती है? एक मिश्र धातु ठोस विलयन होती है। मिश्र धातु किसा विलयन हुआ कर है? ठोस विलयन। याद रखोगे, मिश्र धातु कैसा विलयन होती है? ठोस विलयन होती है। उसके बाद बात करते हैं कुछ ब्रोंज किससे बनता है? ठीक है, ब्रोंज किसके मिलता है? ब्रोंज मिलता है कॉपर प्लस। ठीक है, कॉपर प्लस एस किसको कैसे याद रखोगे? ब्रोंज को ब्रोंज मेडल किसने मिला? ठीक है, सीधा किसने? ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो भाई। ठीक है भाई, ब्रोंज कॉपर प्लस जिंक, स्टील लोहा, ठीक है, प्लस कोबाल्ट। ठीक है, स्टील ऐसे याद रखो, स्टील फेक। ब्रास किससे बनता है? कॉपर प्लस जिंक से। समझ में आ गई? मिश्र धातु समान चरण में घुली होती हैं, मिश्र धातु समान मात्रा में घुली होती हैं। समझ में आ गई? चैनल सब्सक्राइब कर दो। साइटोप्लाज्म एक जेल जैसा द्रव होता है जो कहाँ पाया जाता है? भाई केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में पाया जाता है। बहुत आसान है। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव प्लस कोशिकांग होते हैं। साइटोप्लाज्म में कोशिका प्लस कोशिकांग होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनेल्स होते हैं। यह न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में होता है। इसमें जीवन की अनेक क्रियाएं होती हैं। कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम आदि यहीं स्थित होते हैं। आगे चलेंगे। पशु की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? पशु शरीर की न्यूरॉन सबसे बड़ी कौन सी? न्यूरॉन सबसे बड़ी है, 1 मीटर तक है। ठीक है,
मतलब ये दिमाग से रिलेटेड है, ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं। आगे चलेंगे भाई। ओटियोसाइट्स हड्डियों की कोशिकाएं होती हैं। क्रोमेटोफोरे, क्रोमेटोफोरे मतलब क्रोमा मतलब रंग से रिलेटेड है, रंग द्रव्य कोशिकाएं होती हैं। प्रोटिस्टा या सरीसृप में होती है। प्रोटिस्टा या सरीसृप, जब एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे। लिम्फ सेल प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती हैं। किस देश के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने संन्यास लिया है? जेम्स एंडरसन गेंदबाज थे, कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। जेम्स एंडरसन ने संन्यास लिया है। जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के तेज गेंदबाज थे। टेस्ट में 700 प्लस विकेट लेने वाले, टेस्ट में 700 प्लस विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज थे जेम्स एंडरसन। 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट में संन्यास की घोषणा की। इंग्लैंड के लिए सबसे अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले खिलाड़ी, टेस्ट में 700 प्लस विकेट जेम्स एंडरसन इंग्लैंड का खिलाड़ी था। उसके बाद बात करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत का स्थान 71वां था। कौन सा था? अपने प्यारे भारत का स्थान 71वां था। पेरिस ओलंपिक 2024 जो 26 जुलाई से 11 अगस्त तक, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चला। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक भारत में 1 स्वर्ण पदक आया, 5 कांस्य पदक आए, कुल मिला के 6 पदक आए। शीर्ष पर अमेरिका 40 गोल्ड। अरे इबके बार के ओलंपिक की थीम क्या थी? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। अरे मोटो के था गेम्स वाइड ओपन का, गेम्स वाइड ओपन का थीम के थी लेट्स मूव सेलिब्रेट 2024 ओलंपिक। उसके बाद बात करते हैं भारत ने पहली बार ओलंपिक में 1900 में भाग लिया था। आयोजन 33वां ओलंपिक था। ठीक है, 33वां। इंडियन क्या ये इंडियन ओलंपिक को इंटरनेशनल ओलंपिक कॉरपोरेशन के अध्यक्ष थॉमस बाख। मशाल जलाने की परंपरा ग्रीस से हुई थी शुरू। किस तक? ग्रीस से। भारत के पदक विजेता देख लेते हैं भाई। पदक विजेता समझ में आया? ये रजत, एक रजत पदक है, वहाँ पे गलती लिख दिया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, गलत लिखा है कि एक स्वर्ण नहीं, एक रजत पदक आया है, एक रजत पदक आया। ठीक कर लेंगे इस चीज़ को। ठीक है, रजत पदक, सिल्वर मेडल। नीरज चोपड़ा को भाला फेंक में रजत पदक। मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक है। इसको क्या है? मनु और सर्वजोत मिस, ये भी शूटिंग में है, कांस्य पदक मिला दोनों को। मनु भाकर भी थी इसमें। आगे है स्वालीन कुसाले 50 मीटर राइफल में कांस्य पदक। पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक। अमन ने कुश्ती का 57 किलोग्राम का था, कांस्य पदक मिला भाई, अमन ने भी भाई। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे भाई? परबवे सुबियांतो भाई। यह कौन थे? इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री थे। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। समझ में आई? इससे पहले इंडोनेशिया से सुकर्णो 1950 में भारत के अतिथि रह चुके हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट यहीं पर था। 30 क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं और इसकी जो ये पीपीटी है, जो मतलब ये पीडीएफ है, आपको फ्री मिलेगी भाई, फ्री। फायदा उठाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, फ्री पीडीएफ। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पे।